अगर मेटल क्लस्टर की बॉन्डिंग को आपको समझना है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के अलावा आपको उससे आगे की बात करनी है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्डिंग। तो आज हम पहले डेल्टा बॉन्डिंग को समझेंगे। ये डेल्टा बॉन्ड होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ये कितने कंपेरेटिवली सिग्मा और पाई के कितने वीक होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, वो सारी कहानी आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो एटम्स हैं, है ना, मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है, और ए और बी के बीच में आप बॉन्डिंग करते हैं ऐसा, तो आप कहते हैं सर ये सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और इसी को आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड से ए और बी क्या हो गए, अटैच हो गए हैं। उसके बाद क्या है, अगर ये और बी के बीच में एक और बॉन्ड आ जाए तो आप कहते हैं इनके बीच में पाई बॉन्ड आ गया है एक। तो यहाँ पर एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है, राइट। अगर ये ए और बी और पास आ जाए तो इनके बीच में आ जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और आप कहेंगे सर एक सिग्मा के साथ इसमें दो पाई आ गया है, राइट। और अगर ए और बी और पास पास आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर चार बॉन्ड हो जाता है। इसमें एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है और एक क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है, राइट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्वाड्रपल बॉन्ड। तो आज हम एक्चुअली में ऐसे स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें क्वाड्रपल बॉन्ड रहेगा, यानी कि चार बॉन्ड आपको एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हर एक चीज का बनना हम समझते हैं कि कैसे कैसे बन रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, किसकी, सिग्मा बॉन्ड की बात अगर हम कर लें थोड़ा सा, है ना, सिग्मा बॉन्ड की बात अगर हम करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है एक्चुअली में प्यारे दोस्तों, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कैसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, या आप कह सकते हैं अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होता है। इसमें जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं। यूज क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा कर सकते हैं, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, राइट। इनके अलावा आप एस एस के बीच में हो सकता है, पी पी के बीच में हो सकता है, एस और पी के बीच में हो सकता है, डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो यही होगा। क्योंकि इस ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग का कंटेंट ज्यादा होता है, इस नाते ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अभी तक जो भी बॉन्ड आप पढ़ेंगे आप लोग, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही होता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है तो पक्का वो सिग्मा होगा। दो अगर है तो एक सिग्मा उनमें से और एक पाई होगा। तीन है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा, और चार है तो एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा होगा। यानी सिग्मा बॉन्ड बनना प्राइमरी कंडीशन है पाई और डेल्टा के लिए, है ना। बिना इसके बने पाई और डेल्टा बॉन्ड नहीं बनते हैं। हालांकि जब आप एमओ थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सेप्शंस में आपको क्या मिलेगा, C2 मॉलिक्यूल मिलेगा और B2 मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसमें दोनों, इसमें दो बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई है, और इसमें एक ही बॉन्ड है वो क्या है, पाई है। उसका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग करते हैं। लेकिन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और जो बेसिक थ्योरीज हैं उसमें हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे होते हैं। तो आइए पाई बॉन्ड देखते हैं। जब बात पाई बॉन्ड की आती है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं ये, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, राइट, दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, तो इनके लूप क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग में क्या होती है, मिडिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होने की वजह से ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ये वीक बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। कैसे होता है, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए जिसमें दोनों लूप हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो किसके किसके बीच में बनेगा, पी और पी के बीच में बन सकता है, ये पी और डी के बीच में बन सकता है, पी और डी के बीच में, राइट, और डी और डी के बीच में भी बन सकता है। ठीक है, पी और पी में, पी और डी में, और डी और डी में। ये है, इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, और इसको बोलते हैं क्या, पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। अब आते हैं अपने उस डेल्टा बॉन्ड को समझते हैं, जिसको बनने के लिए कुल दो ही ऑर्बिटल्स आपके पास हैं जो ऐसा बना सकते हैं, राइट। उनमें से एक ऑर्बिटल हमारा क्या है,
या तो आपके पास dx² y² ऑर्बिटल हो, राइट, या आपके पास dxy ऑर्बिटल हो। क्लियर है ऐसा? इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और ये होता बाय द फेस टू फेस ओवरलैपिंग, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग की कंडीशंस मैं बताऊं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, राइट, और यहां पर इसके लूप्स हैं। लूप कैसे होंगे भाई? आप जानते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें आपके पास लूप 4 होते हैं। ऐसे मान लीजिए लूप है, राइट, फिर यहां पर भी ऐसे लूप्स हैं हमारे, ये है ना। तो क्या होता है, इसका जो लूप है ये वाला, और इसका जो लूप है ये वाला, राइट, ऐसे इसका जो लूप है ये वाला, इसका जो लूप है ये वाला, ये क्या करते हैं आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये वाला फेस इसके साथ, ये वाला फेस इसके साथ, ये वाला फेस इसके साथ, और ये वाला फेस इसके साथ। ये जो बॉन्डिंग आपके पास हो रही फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। ऑडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या? हेलो, यस। क्लस्टर की बॉन्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का ये पार्ट है, राइट। तो डेल्टा बॉन्ड के लिए हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं, या तो dx² y² या dxy। ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है, और ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, ठीक है? तो वेरी वीक कह सकते हैं। जो अभी आपने तीनों पढ़ा उसमें सबसे वीक बॉन्ड यही होता है ना, सबसे वीक बॉन्ड यही होता है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगर दो एटम्स को एक दूसरे के अलाइन लाया जाए जिससे डेल्टा बॉन्ड बन सके, तो इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। जैसे मैं किसी के फेस से ओवरलैपिंग करूं तो मेरा फेस उसके सामने होना चाहिए ना, तभी तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। तो केमिस्ट्री कहती है कि मान लीजिए आपके पास ये दो लोग हैं, दैट ये दो लोग हैं आपके पास, राइट। तो अगर इनके फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, मान लीजिए कुमार विश्वास जी हैं और ये हमारे पास एक गजल की किताब है, तो ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगी? मैक्सिमम होगी ना। ओवरलैपिंग क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यानी कि डेल्टा बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि जो दोनों मॉइटी हैं आपके पास, इन दोनों में जो कन्फर्मेशन हो इक्लिप्स वाला हो। क्या हो? इक्लिप्स कन्फर्मेशन में डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। जब स्टेगर्ड हो जाएंगे, एक इधर है एक इधर हो जाए, मुंह छिपा ले, एक दूसरे से उल्टा मुंह कर ले, मैं किसी से फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, मुझे देख करके उसने फेस उल्टा कर लिया 180 डिग्री पे, तो फिर बात नहीं हो पाएगी, यानी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो डेल्टा बॉन्ड बनने के लिए कंफर्मेशन कौन सा होना चाहिए? इक्लिप्स या स्टेगर्ड? बताओ बेटा, इक्लिप्स होगा या स्टेगर्ड होगा? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन क्या है? वो है इक्लिप्स ओरिएंटेशन है, उसी को हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। अगर हमारे पास कंफर्मेशन की बात होती है, ओरिएंटेशंस की बात होती है, तो जब हमारे पास दोनों यूनिट जिनके बीच में डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, इक्लिप्स अगर है, ठीक है, इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स अगर हमारे पास कंफर्मेशन है ना, तो मोर डेल्टा ओवरलैपिंग होगी बेटा, मोर डेल्टा ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड क्या होगा? कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो मोर स्टेबल होगा। यानी अगर जिस भी स्पीसीज के अंदर डेल्टा बॉन्ड होगा उसका कंफर्मेशन इक्लिप्स होना चाहिए, स्टेगर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है? स्टेगर्ड अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टेगर्ड की बात करते हैं, जिसको आप लोग स्टूडियो में एनटी भी कह लेते हैं, एनटी कहते हैं, एनटी में क्या खेल बिगड़ेगा? यहाँ पर लेस ओवरलैपिंग होगी या पुअर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग होगी, और जो पुअर ओवरलैपिंग होगी, राइट, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? बहुत ही वीक हो जाएगा, वेरी वेरी वीक हो जाएगा, ऑलरेडी वीक था ही ये, तो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इससे एक कंक्लूजन निकल के आया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मुझे पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि Re2Cl8, Re2 रीनियम ऑक्टाक्लोराइड है हमारे पास, Re2Cl8, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, -2 है। उसके बाद क्या है? MO2Cl8 है ना, उसके बाद क्या है? Cr है, CrO2OR8। इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं, राइट। इसमें सब में डेल्टा बॉन्ड है, तो इन सभी के केस में क्या होगा? जो इक्लिप्स कंफर्मेशन इनका होगा, क्या होगा?
एक्लिप्स कन्फर्मेशन वो इनके स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कसम खा लेते हैं कि स्टैगर्ड हमेशा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। और इस नाते एग्जामिनर की नज़र होती है कि बच्चे के दिमाग में एक बात फीड हो गई कि हमेशा क्या स्टेबल होगा, स्टैगर्ड स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कहानी। अब हम लोग समझते हैं किसको, Re2Cl8 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टारगेट हमारा है यही है कि हम Re2Cl8 के स्ट्रक्चर को समझें। राइट, Re2Cl8 रीनियम ऑक्टाक्लोराइड, यह एक कॉम्प्लेक्स है, एक क्लस्टर है ये। ठीक है ना, रॉयल ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, रॉयल ब्लू कलर होता है इसका। राइट, इसका कलर क्यों होता है वो सब आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। रॉयल ब्लू कलर होता है इसमें, और ये कलर होता है ड्यू टू द रीजन। क्या है इसके पीछे, कलर के पीछे जो रीजन है वो है डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन, है ना। यही रीजन है, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। हालांकि भी समझेंगे हम लोग कि डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन हो कैसे रहा है, कहानी सब कुछ। तो इसमें क्या है, आपके पास एक रीनियम है बच्चों। क्या है, एक रीनियम है आपके पास, एटम है, दूसरा रीनियम एटम यहाँ पर है ना। इनके बीच में क्या है, क्वाड्रपोल बॉन्ड है। क्वाड्रपोल का मतलब होता है कि 4 बॉन्ड, है ना। देखिए कैसे बना रहे हैं इन 4 बॉन्ड को। द फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, इसको मैं सिग्मा कह रहा हूं। दूसरे बॉन्ड को मैं कह रहा हूं दैट इज द पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। और एक बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूं इसमें, क्या, डेल्टा बॉन्ड। क्या, डेल्टा बॉन्ड, दैट इज ये है आपके पास। ठीक है, इसमें देखिए फिर से, एक बॉन्ड क्या है हमारा, ये वाला बॉन्ड कैसा है, इसको हमने सिग्मा कह लिया है। राइट, इसको हमने क्या कह दिया है, डेल्टा बॉन्ड कह दिया है। और ये जो दोनों हमारे बनेंगे दैट इज ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपोल बॉन्ड कहते हैं, है ना, क्वाड्रपल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें 4 बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा जी, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑर्डर कम से कम तो आना ही चाहिए। राइट, ऐसा हैवी मेटल के केस में ही होता है, जैसे रीनियम हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, कभी कभी क्रोमियम भी हो सकता है, टंगस्टन भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया हमारा जो क्लोरीन हमारा इससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एंड 4 क्लोरीन। राइट, हो गया 4 क्लोरीन, यहाँ हो गया। ऐसे यहाँ पर भी कितने क्लोरीन, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो एक क्लोरीन एटम्स यहाँ पर जुड़ गए, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये हो गए। ये इसका एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। अभी हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। राइट, ऐसा किताबों में लिखा आपको मिलेगा, 1 सिग्मा 2 पाई और 1 डेल्टा। ठीक है, इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिग्मा में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2 है ना, पाई कितने हैं, 2 है। राइट, तो आप पाई और पाई 2 बार लिखेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। और डेल्टा में भी जाता है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 2 8, सारे के सारे बॉन्डिंग है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आएगा 1/2 8 माइनस 0 यानी कि 4। तो 4 बॉन्डिंग आपको मिलेगी इसमें। अभी हम इसका एमोडाग्राम भी बना करके आपको दिखाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि इसका कन्फर्मेशंस में इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल क्यों है, किसके कंपेयर में, स्टैगर्ड के कंपेयर में। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है हम लोगों से, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए देखते हैं। इसमें जो 1 यूनिट रीनियम की है बच्चों, पहला 1 यूनिट समझते हैं, मतलब ये वाला जो समझते हैं आप, दैट इज यहाँ पर है क्या कहानी, कुछ ऐसा है। ये जो रीनियम आपके पास है ना बेटा, रीनियम, ये बिल्कुल सेंटर पे है रीनियम यहाँ पे। राइट, और यहां से क्या हो रहा है, इस रीनियम से ये जो लिगेंड के फॉर्म में क्लोरीन अटैच है, ऐसे एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है। स्क्वायर प्लेनर है, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर है। ये क्लोरीन हो गया आपका, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो ये है, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है
तो इसकी ज्योमेट्री क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2। तो रीनियम का DsP2 ऑर्बिटल्स क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ऐसे दूसरा वाला भी होगा, इसके सामने वाला भी होगा, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। सेम टू सेम क्या होगा, दूसरा वाला भी होगा हमारा यहाँ कहीं पर। ओके, चलिए हम दूसरे वाले को भी बना करके देख लेते हैं। तो दूसरा वाला हमारा होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा, डिक्टो, सेम टू सेम, है ना, इसी के बिल्कुल सिधाई पर होगा कुछ ऐसा। ये है, अगर ये ऐसा है तो भी इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होंगे क्या होंगे बेटा, ये देखिए दूसरा रीनियम एटम्स यहां पर है, इसके जो लिगेंड है क्लोरीन के, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, और एक यहां हो गया, राइट। और अब क्या हो गया, ये क्लोरीन तो हो गए हमारे सारे। अब ये रीनियम एटम रीनियम के साथ क्या करता है, क्वाड्रपोल बॉन्ड बनाता है। और जब कन्फर्मेशन इसका कैसा हो, ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपके पास बन गया रीनियम का स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा होना चाहिए कि ये वाला इसके बिल्कुल कवर कर रहा हो, इक्लिप्स है। क्या होना चाहिए, इक्लिप्स। अगर इक्लिप्स नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आसानी से समझना है तो आप इसको और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि आप सिंपली ऐसे बनाइए, एक ही बनाइए आप, ठीक है, एक स्क्वायर बना लीजिए, बस एक स्क्वायर बनाइए। और एक रीनियम जो यहाँ पर दिख रहा है, इसके पीछे भी एक रीनियम है जिसको इसने ढक लिया, कवर कर लिया है। एक रीनियम को इस वाले रीनियम ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, बिल्कुल, है ना। तो ये यहाँ हो गया आपका, ये यहाँ हो गया आपका, और ये यहाँ हो गया आपका, और ये यहाँ हो गया आपका, ठीक है, ऐसा हो गया। ये आपको वो रीनियम है जो आपके फेस के सामने है, जो आपको दिख रहा है। ये क्लोरीन हो गए चारों। एक रीनियम इस रीनियम के जस्ट पीछे इतना कवर कर लिया है कि हमें दिख नहीं रहा बच्चों। उसको दिखाने के लिए मैं जुगाड़ लगाता हूं। जुगाड़ कुछ ऐसा है, इस रीनियम देखिए, ये वाला जो लीनियर बॉन्ड दिख रहा है ना, डैश बॉन्ड, ये जस्ट इस वाले के नीचे है। ऐसे ये वाला बॉन्ड इसके जस्ट नीचे है। ऐसे ये वाला बॉन्ड क्या है, इसके जस्ट नीचे है ना। और ये वाला बॉन्ड इसके जस्ट नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी क्लोरीन है, ये इसका क्लोरीन हो गया, इसके जस्ट नीचे है, ये कवर कर रहा है इसको। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये इसका इक्लिप्स फॉर्म है। क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, यहाँ पर स्ट्रांग है, और ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। अगर मैं इसी में से इस सामने वाले रीनियम को ऐसे रखते हुए पीछे वाले को घुमा दूं 90 डिग्री से, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, एंटी हो जाएंगे, राइट। तो जब ये एंटी होंगे, जब ये एंटी होंगे तो कैसी कहानी बनेगी, ध्यान से देखो। अगर ये एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे तो कैसी कहानी बनेगी। यहाँ रीनियम है आपका, है ना, यहाँ क्या है, रीनियम है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन हो गया, और चौथा क्लोरीन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे 90 डिग्री से इस वाले को घुमाऊंगा, ये यहाँ आ जाएगा सीधे, है ना। ये जो इसके साथ था ये निकल के यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसे में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको देख लीजिए। ये क्लोरीन है, 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 ये क्लोरीन है। ये कौन सा हो गया, ये स्टैगर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया। स्टैगर्ड हो गया तो डेल्टा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, वीक ओवरलैपिंग होगी, अनस्टेबल होगा। ये पूछेगा आपसे कि कमेंट करिए रीनियम ऑक्टाक्लोराइड का कौन सा कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड। क्यों होता है तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उसका रीजन यही है कि जब मैं इसको इक्लिप्स कर देता हूं तो इसका जो DXY ऑर्बिटल होता है ना, इसका दूसरे वाले का DXY ऑर्बिटल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आते डेल्टा बॉन्ड बन जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के सामने इनका फेस आता नहीं है, तो उस लेवल की ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए ध्यान से, जो नॉर्मल रीनियम होता है, ठीक है, नॉर्मल जो रीनियम होता है हमारे पास, नॉर्मल रीनियम रीनियम के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये रीनियम है हमारा और ये रीनियम है हमारा। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल अगर है, ये केवल सिंपल एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है हमारा, ये कितना होता है, ये होता है 2.75 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट, 2.75 एंगस्ट्रॉम। रीनियम रीनियम के बीच का जो बॉन्ड है 2.75 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन इन जो आपका हमने कॉम्प्लेक्स बताया है, उसके अंदर जब यही रीनियम आता है, ठीक है, यही रीनियम जो इसके अंदर आता है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये जो डेल्टा बॉन्ड इसके बीच बना हुआ है, डेल्टा बॉन्ड, राइट, ये वाला, ये घट जाता है और ये क्या होता है, ये होता है 2.24 एंगस्ट्रॉम। तो आप जानते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड की जो मजबूती होती है ना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, दैट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्या, बॉन्ड ऑर्डर, साथ में बॉन्ड एनर्जी, साथ में स्टेबिलिटी, राइट। तो ये रीजन है इस कॉम्प्लेक्स के स्टेबल होने का। हालांकि डेल्टा बॉन्ड वीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे कोई ऑर्डर बताने की कोशिश करे तो मैं कहूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद डेल्टा, है ना, सिग्मा पाई और डेल्टा, ये आपका सिग्मा है, सॉरी ये सिग्मा है। सिग्मा सबसे स्ट्रांग होता है, पाई उससे वीक होता है, डेल्टा सबसे वीक होता है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है बेटा? एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको सारी बात समझ में आ रही है। फिर हम बॉन्डिंग की ओर चलते हैं बच्चों। ओके, क्लियर है बेटा? कमेंट कर दो बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हम बॉन्डिंग को देखते हैं, इसको दो तरीके से, इसके बॉन्डिंग को दो पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं, Re2Cl8 के, है ना, दो ही तरीके की बॉन्डिंग है बच्चों। तो एक्चुअल में जो टॉपिक था हमारा यही था, क्या, बॉन्डिंग इन Re2Cl8 2- कॉम्प्लेक्स, है ना, ये कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग पढ़नी थी। तो इसमें दो तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है भाई। कितने तरीके की बॉन्डिंग मिलती है? दो तरीके की बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलेगी आपको, दो तरीके की बॉन्डिंग आपको मिलेगी, राइट। देखिए पहला जो बॉन्डिंग इसमें मिलेगा, है ना, पहली तरीके की जो बॉन्डिंग होगी बच्चों, वो देखिए आप लोग, एक बॉन्डिंग वो होगी जब मेटल ने लिगेंड के साथ बनाया है काम, किसके साथ, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया है, मेटल ने लिगेंड के साथ बनाया है। दूसरा जब मेटल ने खुद के साथ बनाया है। यानी दो तरीके की बॉन्डिंग है, एक है मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है, दैट इज, यानी रीनियम और क्लोरीन के बीच की बॉन्डिंग को पढ़ना है। दूसरा क्या है, जो मेटल ने मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाया है, यानी कि रीनियम ने रीनियम के साथ जो बॉन्ड बनाया है, दैट इज। ये दो तरीके के बॉन्ड को अगर हम पढ़ लें तो इस मॉलिक्यूल का परफेक्ट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर होकर के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि दो रीनियम एटम्स हैं, इसी के ऑर्बिटल का ही तो सारा कुछ खेल है। तो पहले इसके ऑर्बिटल को ही अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्बिटल से यूज कर रहा है बॉन्डिंग में। ओके, तो देखिए दो रीनियम है हमारे पास, है ना, एक रीनियम ये आपके पास इधर वाला है, एक रीनियम यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, इसके पास एस ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, तो इसके पास भी क्या होगा, एस ऑर्बिटल। देखो जरा होगा कि नहीं होगा, दोनों के पास एस एस ऑर्बिटल होंगे बच्चों, है ना। फिर क्या है, दोनों के पास पी एक्स होंगे, पी वाई होंगे और पी जेड होंगे। इसके पास भी क्या होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा। अब डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे भाई, है ना। कैसे कैसे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके पास भी होगा। ऐसे ही इसके पास डी जेड स्क्वायर होगा, इसके पास भी क्या होगा, डी जेड स्क्वायर होगा, राइट। उसके पास क्या होगा, डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड होगा, डी जेड एक्स होगा। ऐसे यहाँ पर डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड होगा और डी जेड एक्स होगा। कितने ऑर्बिटल इसके पास हैं, 9 ऑर्बिटल। इसके पास कितने, 9, टोटल 18 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। कितने का, 18 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है।
प्यारे बच्चों, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल बड़ा ही कमाल का ऑर्बिटल है ना? क्यों कमाल का है, ध्यान से देखिए। जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपके, ये जेड जेड एक्सिस आपके पास, तो इसके लूप कुछ इस तरीके से होते हैं, इसी के अलोंग होते हैं ऐसे, ठीक है बस। और एक पतली सी झिर्री होती है, कह सकते हैं आप, कैसे, कुछ इस तरीके की, है ना, यहाँ पे ऐसे। क्लियर है इसको? इसको बेबी शूटर बॉन्ड भी कहा जाता है, राइट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और बीच में यहाँ भी थोड़ी सी होगी, तो यहाँ पे नोडल प्लेन 0 होता है। हर एक डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 2 होता है। यही एक अकेला ऑर्बिटल है जिसका शेप बेबी शूटर शेप है, ठीक है ना। टवनेट शेप भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। तो इसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होता है। क्या बनाता है ये? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है ये? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक लाइन के लॉन्ग होता है। और जब आपको केमिस्ट्री के अंदर, जब केमिस्ट्री के अंदर कुछ दिया ना हो, है ना, तो आईवीएससी का जो कन्वेंशन है कि डीजेड, जो जेड एक्सिस है वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। जेड एक्सिस क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर एग्जामिनर को कुछ अलग लेना है तो उसको बताना पड़ेगा। नहीं बता रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि क्या होगा, जेड एक्सिस ही क्या है आपका? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मेटल लिगेंड बॉन्ड की फार्मिंग हम देखते हैं, है ना। मेटल लिगेंड बॉन्ड की फार्मिंग कैसे हो रही है हमारे पास? दैट इज, ये जो मेटल है हमारा और ये जो लिगेंड है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को हम लोगों को पहले सीखना है, इसके फॉर्मेशन को सीखना है, यानी कि रीनियम और क्लोरीन के बॉन्डिंग को सीखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, रीनियम की कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे बच्चों। कौन कौन से आएंगे? देखो उधर, ये जो रीनियम हमारा है ना, रीनियम, इसका, इसकी बात हो रही है। इसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसका एस ऑर्बिटल, और साथ में इसका पी एक्स ऑर्बिटल, और साथ में इसका पी वाई ऑर्बिटल। इतने ऑर्बिटल यूज होंगे। कौन कौन? देख लो जरा, ये 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो इन 4 ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, इन 4 ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा 4dsp2। क्या नाम होगा? 4dsp2 ऑर्बिटल। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज हो चुका है, एस यूज हो गया है, पी एक्स और पी वाई यूज हो गया है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? DsP2, जो ज्योमेट्री को क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भैया स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। एक बार देखिएगा प्लीज, वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, ओके 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 ओके, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे? एक सेकंड में देखता हूँ बेटा। हेलो, आवाज तो बिल्कुल कंफर्म है बेटा।
ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं रिकैप कर देता हूँ सारी बातें, ठीक है, जो आवाज नहीं आई बीच में मैं उसको रिकैप कर देता हूँ, है ना। यानी यहां से आवाज नहीं आई बेटा, यहां से स्टार्ट करूं या इसके पीछे से, यहां से स्टार्ट कर दूं या इसके पीछे से, हेलो, यहीं से स्टार्ट कर दूं बेटा, अब आवाज आ रही है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम ये समझ गए हैं कि रीनियम के जो दोनों आपके पास एटम्स है, मेटल के एटम्स हैं, उनके ये आर्बिटल्स और ये आर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और बॉन्ड बनाएंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इसका डेल जो डीजेड स्क्वायर आर्बिटल है, क्या है डीजेड स्क्वायर आर्बिटल, जिसका बेबी शूटर शेप होता है, जिसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होगा, है ना। तो हमने कहा कि जब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात आएगी तो रीनियम का किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ आएगा, रीनियम का क्लोरीन के साथ आएगा बेटा, है ना, रीनियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड आएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से दैट इज यही वाला ना बेटा, यही वाले स्ट्रक्चर्स, ओके, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके पहले ये मैं समझा देता हूँ, ये क्लियर हो गया आपका कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चारों मिलेंगे बच्चों, DsP2 के 4 नए सेट बनेंगे और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। और यहां पर देखेंगे कि जो रीनियम है हमारा, इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है DsP2, जिसका एक लूप बड़ा है एक लूप छोटा है, इसका एक लूप बड़ा है एक लूप छोटा है, इस तरीके से इनके चारों लूप्स हैं और DsP2 और P के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसे दूसरी यूनिट भी होगी। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग तो क्लियर हो गई आपको, है ना। अब हम देखेंगे क्या मेटल मेटल बॉन्डिंग कैसे हो रही है बेटा, मेटल मेटल बॉन्डिंग कैसे हो रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, DsP2 रीनियम लेके आ रहा है और P ऑर्बिटल कौन लेके आ रहा है, क्लोरीन लेके आ रहा है बच्चों। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड को देखते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, है ना, दैट इज द मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, इनका जो डीजेड स्क्वायर है, क्या है डीजेड स्क्वायर, ये डीजेड स्क्वायर के साथ क्या होगा, मैच करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ऐसा, ये इसका डीजेड स्क्वायर है, ऐसा, ऐसे यहां पर ये बनेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा के साथ साथ इसका सिग्मा स्टार भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो मेन तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, सिग्मा में रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बन गया किससे, डीजेड स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन गया है सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका DXY, इसके DXY के साथ इसका DYZ, इसके DYZ के साथ, ध्यान से देखो आप, है ना, DXZ और YZ, सॉरी DXZ लिखिए, XY नहीं, DXZ, क्योंकि Z के लॉन्ग होने चाहिए ये आपके। तो इनसे बनेगा एक और इनसे बनेगा क्या एक, तो कितने बन जाएंगे ये, 2 पाई बांड बनेंगे, 2 पाई बांड बन जाएंगे इनके, ऐसे 2 पाई स्टार बन जाएंगे इसके एंटी बॉन्डिंग। अब बचा कौन सा हमारा है, बचा है हमारा DXZ, सॉरी DXY, और DXY और DXY से क्या बनेगा भैया, इनसे बनने वाला है आपका डेल्टा बॉन्ड, क्या डेल्टा बॉन्ड, और डेल्टा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, डेल्टा स्टार होगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे होगा, ये जो आपके पास रीनियम है ना, रीनियम ने कमाल कर दिया, ये रीनियम है बिल्कुल, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा बेटा, एक एक चीज, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो ना, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके सिखाऊंगा। क्या है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है हमारा जेड एक्सिस है बच्चों, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस है ना, इसका नाम है जेड एक्सिस, ठीक है। अब क्या हुआ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसके पास एक डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल था, इसकी लूप छोटी सी थी, इसके पास भी था, ये बन गया क्या, सिग्मा बॉन्ड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड एक बन गया,
उसके बाद इसका dxy ऑर्बिटल समझिए, dxz ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम पहले xz बना लेते हैं। अगर ये z है हमारा, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं x, और इस वाले को मान लेता हूं क्या भैया, y, इस वाले को मान लेता हूं क्या, y, है ना। ये वाला क्या हो गया हमारा y, ये है हमारा x, और ये क्या हमारा y है। ऐसे इसके पास भी होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कॉम्प्लिकेट को भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ऐसा, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, है ना। अब देखो उधर, जो हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, उन प्लेन को एक साथ दिखा पाना बड़ा मुश्किल है ना। एक्स वाई प्लेन को अगर दिखाना है तो बहुत मुश्किल है एक साथ दिखा पाना। हमने शुरू में आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो एक्स जेड वाला है वो कैसे बनता है, एक्स जेड। तो अगर आपके पास ये आपके पास ऐसा है, मान लीजिए ये आपके पास हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा, और दूसरे वाले के पास एक ऑर्बिटल ऐसा हो गया, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं कि ये इसका एंड के साथ, ये इसके एंड के साथ इस तरीके से बनते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, पाई ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई ओवरलैपिंग, इसी को कहते हैं। लेकिन जो हमारा हो रहा है एक्स जेड वाला, जो आप एक्स वाई कह रहे हैं बच्चों, उसमें कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, ऐसा, हर एक फेस दूसरे फेस के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये बनेगा डेल्टा बॉन्ड, ये बनेगा डेल्टा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो आपने ये समझ लिया है कि 4 बॉन्ड तो इसके अंदर बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्या बनेंगे, 4 बॉन्ड तो इसमें बनेंगे, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर्स, फाइनल स्ट्रक्चर्स और जो फाइनल आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है ना। तो अब अगर मैं इसकी एनर्जी डायग्राम की बात करता हूँ, किसकी एनर्जी डायग्राम की बात करता हूँ, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हमारा, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्बिटल बना है ना, सबसे कम एनर्जी का, सबसे स्ट्रांग जो आपके पास है वो क्या है, सिग्मा है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल बन गया है। कौन सा ऑर्बिटल, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, ओके। उसके बाद 2 पाई होंगे, एक पाई यहाँ और एक पाई यहाँ। उसके बाद एक डेल्टा होगा, उसके बाद डेल्टा का स्टार होगा, उसके बाद फिर से पाई का स्टार होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, डेल्टा स्टार होगा। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ओके। नाम लिख देता हूं सबका। ये क्या है बेटा, ये सिग्मा है जो डीजेड स्क्वायर से बना है, ये पाई है, ये भी पाई है, ये डेल्टा है जो कि डी एक्स वाई से बना है, और ये क्या है, ये हमारा डेल्टा स्टार है, ये क्या है, पाई स्टार है, ये भी क्या है, पाई स्टार है, और ये क्या है, सिग्मा स्टार है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले आप वो निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रीनियम में है पहले वो निकालते हैं बच्चों, ठीक है। 2 रीनियम हमारे पास है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं कि Re2 Cl8 पे कितना चार्ज है, -2 है। तरीका क्या है कि चार्ज इक्वल टू बी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस लिगेंड ने जो भी इलेक्ट्रॉन दिया हो, है ना, उसको हम बात करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज इस पे है -2 और 2 मेटल है ना, तो 2x हो जाएगा। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, -8 कह देंगे इसको, तो 2x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का, बोलो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, है ना। 2x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 6 हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 6, ठीक है। अब रीनियम कहाँ का है, ये देखो इधर, ये है रीनियम हमारा, यही इसी की तो बात हो रही है। ये है, देखो इधर, रीनियम, मैग्नीज
टेक्नीशियम जो फर्स्ट मैन मेड है, फिर रीनियम। तो 257 इलेक्ट्रॉन होता है ना इनके बाहर वाले शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक रीनियम के पास एक रीनियम के पास एक दूसरे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीजन चल रहा है। तो कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए इन ऑर्बिटल्स में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 के 8 बॉन्डिंग में है, 8 के 8 क्या है बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो कितना हो गया 4। तो 4 बॉन्ड बनेंगे। अब यही रीजन है कि ये क्वाड्रपोल है, 1 2 3 4, राइट। अब मजेदार बात क्या है कि इसमें वो जो आपके पास ऑर्बिटल है, दैट इज ये वाला जो हाईएस्ट एनर्जी का है और ऑक्युपाइड है, उसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, होमो। क्या नाम देते हैं बेटा, होमो देते हैं इसको। और जो इसके जस्ट ऊपर वाला है, जो अब उन ऑर्बिटल में सबसे लो एनर्जी का है, जो खाली है, तो उनका नाम होता है क्या, लूमो। ठीक है। और होमो से लूमो में जो ट्रांजिशन होता है, यहीं से वेवलेंथ निकलती है, hν फोटान निकलता है। ठीक है। और यही फोटान hc/λ की फॉर्म में कलर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है कैसा होता है, रॉयल ब्लू कलर का। कैसा, रॉयल ब्लू कलर इसका आता है। तो क्यों आता है, ड्यू टू द डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। क्लियर है इतना, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। तो रीनियम ऑक्टाक्लोराइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है ना। उसका कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो हो गया है ना। उसकी बॉन्डिंग कैसे हुई वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। जो डेल्टा बॉन्डिंग है उसको हमने बेसिक से डिस्कस कर लिया है, और साथ में हमने प्रूव कर लिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 ही क्यों, 4 ही क्यों आ रहा है, और इसका कलर रॉयल ब्लू है तो क्यों है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। कैसा होता है ये, डायामैग्नेटिक, है ना। डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इसका जो म्यू वैल्यू होगा, इसको बोलते हैं आप लोग √n(n+2), ये 0 हो जाएगा। और जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो ESR इनएक्टिव होता है। तो ESR इनएक्टिव, इससे ज्यादा डेटा आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले स्ट्रक्चर के साथ, अगले मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। आपके सिलेबस का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।